जैसे ही वे क्लब घर के सामने पहुंचे, देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। किसी के होने की हल्की सी आहट भी आ रही थी। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, मैं अमूल्य हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लग रहा था जैसे जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। अरे दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहे हो विप्लव? ओ विप्लव, विप्लव भाई दरवाज़ा खोलो ना, मेरे दुकान के आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। जीवन की बात सुनकर दरवाजा झटके से खुला। अरे वरुंदा, आप यहाँ क्यों? ये आदमी कौन है? अरे देखो ना, यही वो आदमी जिसे मैंने उस दिन काम पर रखा था, और आज अचानक जीवन के साथ ये क्या हो गया? जीवन को क्या हुआ? ले आओ उसे, अंदर ले आओ। जीवन की यह हालत देखकर विप्लव के चेहरे पर थोड़ी सहानुभूति दिखी, लेकिन जो दृश्य था वो अजीब और भारी था। उन्होंने जीवन को कमरे के एक कोने में लिटा दिया। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में चारों तरफ एक अजीब भारी साया सा बना हुआ था। सबके चेहरे चुप, गंभीर और डरे हुए लग रहे थे। विप्लव के साथ उसके दो दोस्त वहां मौजूद थे, और कोई तीसरा बाहरी आदमी उस समय क्लब घर में नहीं था। जीवन का ये हालत किसने की? क्या किया तुमने इनके साथ? तू इस आदमी को जानता कैसे है? ये तो बस कुछ दिन से मेरे दुकान में काम कर रहा था, और तू तो इन दिनों दुकान पर आया भी नहीं है, फिर कैसे जानता है इसे? ना नहीं, मेरा मतलब मैंने बस कुछ बार उसे हाट में देखा था। जानता तो हूँ, लेकिन ठीक से नहीं। झूठ बोल रहा है तू। तूने हम सबको देखकर दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जैसे ही जीवन की बात सुनी तुरंत खोल दिया। इसमें कुछ गड़बड़ है ना? विप्लव अमूल्य की आवाज सुनकर घबरा गया। उसके चेहरे की सख्ती नशे के बावजूद साफ झलक रही थी। अमरडांगा के लोग जानते थे कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इसका चेहरा अक्सर शैतानी हाव भाव लिए रहता है। पहले बता, इस आदमी की ये हालत किसने की? पहले तू बता, तू उसे जानता कैसे है? जो आदमी एक दो दिन ही दुकान पर आया, उसे तू कैसे जानता है? विप्लव की नजर अब राखों पर गई। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। कमरे की धुंधली लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा डरावना दिख रहा था। तू जानता है उस आदमी को? बता, कैसे जानता है? बोल, वरना मैं तू देख लेना, बताना ही होगा तेरे को। हाँ, मैं जानता तो हूँ जीवन को, ये सच है, लेकिन तुम लोग इसके बारे में जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा कुछ है। मतलब तू कैसे जानता है उसे? मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ, काका ने जब मुझे दुकान लिख कर दी थी तब तू खुश नहीं था। हाँ वरुंदा, आप सही कह रहे हो। आपके दुकान में इतने दिनों से बहुत से लोग आए, लेकिन सोक्ती खुड़ो जब अचानक गायब हुआ, उसके बाद ये जीवन कहाँ से धमका? तभी विप्लव के दोनों दोस्त झपट कर उठ खड़े हुए। दोनों की आंखों में नफरत थी। एक के हाथ में लकड़ी का डंडा था। तुम लोग करना क्या चाहते हो? चुप, अभी मजा चखाता हूँ, रुक। तभी अचानक लालटेन झपक कर बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सब जैसे चुपचाप हो गए। कमरे का माहौल स्थिर हो गया। तभी जमीन पर कुछ सरसराहट हुई, जैसे कोई चीज फिसलती हुई एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही हो। ए बाप रे, कौन है? बेटा, जल्दी माचिस जला। पोटा नाम का आदमी जल्दी से एक माचिस की तीली जलाता है। कमरे की हल्की रोशनी में सबका चेहरा चमक उठता है, लेकिन तभी अचानक कोई चीज छलांग लगाकर पोटा को खींच ले गया। जैसे ही माचिस की तीली बुझी, कमरा फिर एक बार गहरे अंधेरे में डूब गया। अरे ये कौन रे? क्या हो रहा है ये? फिर एक बार कोई माचिस जलाने की कोशिश करता है,
इस बार अमूल्य जलाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? बोल विप्लव, क्या हो रहा है यहाँ पे? चुप, एकदम चुप। ये सारा झमेला तो तुम लोगों ने शुरू किया था, जीवन को लाकर। विप्लव कुछ कहने ही वाला था, उसकी नजर पीछे की तरफ गई। वह हैरान रह गया। सबने देखा कि पोटा का शव गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई, आंखें फटी हुई, शरीर अजीब तरह से मरोड़ा हुआ। और तभी फिर से अंधेरा छा गया। माचिस बुझ गई, हर तरफ सन्नाटा। ये किसने किया? चुप कर हरामजादे, ये सब तेरे जीवन का ही काम है। वो कोई जल्दी लालटेन जलाओ। राखो किसी तरह लालटेन जलाता है। कमरे में थोड़ा उजाला फैलता है, लेकिन देखा गया कि जीवन का शव जहां पहले रखा गया था वहां अब कुछ नहीं था। जगह खाली थी, सबके चेहरे सफेद हो चुके थे। तभी अचानक विप्लव के सिर के ठीक ऊपर से एक चेहरा झुकता है। उसकी आंखें लाल और उनमें आग जल रही थी। चेहरा जीवन का ही था। अरे हरामजादे, तूने ही तो ये सब किया है ना? तभी ऊपर से जीवन का शरीर कीचड़ जैसे नीचे आकर गिरता है। अब उसमें कोई प्राण बाकी नहीं था। उसके मुंह से एक गरगराती हुई आवाज के साथ काला धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे आकार लेकर एक इंसानी शरीर बन गया। वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति खुरो की आत्मा थी। उसकी दोनों आंखें तेज जल रही थी। अरे बरेन बाबू, मैं तुम्हारे उस गुंडा भाई को भी जानता हूँ। उसने मुझे बहुत पैसों का लालच दिया था और कहा था कि तुम्हारी दुकान की मिठाइयों में जहर मिलाऊं। मैंने उसके बाप का नमक खाया है बरेन बाबू, इसलिए तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। वही विप्लव, वही नीच जीवन मुझे वहीं पर मार डाले। ना ना ना, ना नहीं नहीं। और उसके बाद इस हरामजादे जीवन ने तुम्हारी दुकान में काम मांगा और तूने उसे रख भी लिया। मेरुंदा सुनो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे बाबा ने दुकान तुम्हारे नाम कर दी थी और मैं मजबूरन अपनी एकमात्र जमीन छोड़ चुका था। और क्या करता मैं? जो किया अच्छा किया। तू जो भी कर ले, किसी मासूम आदमी को मारने का हक तुझे नहीं है। बिना एक शब्द बोले विप्लव ने जेब से एक चाकू निकाला और बोला, मेरे बाप की दुकान, मेरी इज्जत, मेरा हक है। अब तुझे भी खत्म करता हूँ। लेकिन तभी तूफान की तरह शक्ति खुरो की आत्मा हवा में उठी और विप्लव को पकड़कर एक बार उस दीवार पर, फिर दूसरी दीवार पर पटका और उसे खिड़की पर टांग दिया। उसका चेहरा और सिर फट चुका था, खून की धारा बह रही थी। देखकर ही पता चल रहा था उसकी मौत हो चुकी है। बहन बाबू, तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ फेंक दो। उस जीवन ने हर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया है। विप्लव को मैं चाहता तो उसी पल खत्म कर देता, लेकिन तुम्हारे सामने उसे सजा दी ताकि तुम सच्चाई जान सको, वरना जिंदगी भर अंधेरे में भटकते रहते। ये कहकर शक्ति खुरो की आत्मा हवा में गायब हो गई। बाकी सब बस दरवाजे पर जड़ होकर खड़े रह गए। पता ही नहीं चला वो कब आया, कब गया, क्या हो गया। तो हमारे प्यारे जनता, अकल्प एनिमेशन की आज की कहानी यहीं खत्म होती है। और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।